हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का 25/10/2024 का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अग्निवीरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि अग्निवीरों को अग्निपथ योजना के माध्यम से 3 सेवाओं सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया जाता है। दूसरा है, परिवार को अग्निवीर की मृत्यु की तारीख से शेष कार्यकाल के लिए 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान भी मिलता है। साथ ही सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से 8 लाख रुपए का योगदान भी मिलता है। तीसरा है कि सेवा निधि एक ऐसी योजना है जिसमें अग्निवीर द्वारा लगभग 30% योगदान दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा भी उतना ही योगदान दिया जाता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे भी पूछ रहा है उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है सारे कथन सही है, ठीक है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा, स्लाइड थोड़ा बिगड़ गया है। चलिए आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है अग्निवीरों को अग्निपथ योजना के माध्यम से तीनों सेवाओं सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया जाता है, अतः कथन एक सही है। अब यहाँ देखना है दूसरा कथन। यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। परिवार को अग्निवीर की मृत्यु की तारीख से शेष कार्यकाल के लिए 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान भी मिलता है। साथ ही सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से 8 लाख रुपये का योगदान भी मिलता है। तो ये दूसरा कथन उसके कारण सही हो गया। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा और। अग्निवीर का परिवार कई प्रकार के मुआवजे का हकदार है, जिसमें 48 लाख रुपए की गैर अंशदायी बीमा राशि भी शामिल है। कर सेवा निधि एक ऐसी योजना है जिसमें अग्निवीर द्वारा लगभग 30% योगदान दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा भी उतना ही योगदान दिया जाता है, था कथन 3 सही है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कर संसद में प्रश्न उठाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है, सांसद एक दिन में प्रश्नों की अधिकतम 5 सूचनाएं जमा कर सकते हैं, मौखिक या लिखित। फिर है आमतौर पे, ठीक है, यहाँ पे छोटा हुआ है, किसी प्रश्न के लिए नोटिस की अवधि कम से कम 17 दिन होती है, लेकिन अल्प सूचना प्रश्न के मामले में 8 दिन से कम का नोटिस न्यूनतम अवधि के रूप में निर्धारित किया जाता है। और कितने कथन सही है, तो ध्यान देना है केवल एक कथन सही है। 5 सूचनाएं तो एक दिन में पूछा जाता है, उससे अधिक हो तो अगले दिन पूछा जाता है। यहाँ पे है कि इस प्रकार के नोटिस की अवधि जो है कम से कम 15 दिन होता है, 17 दिन नहीं। अल्प सूचना के लिए 10 दिन होता है, 8 दिन नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। करें प्रश्न उठाने की प्रक्रिया। लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 32-54 तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों के निर्देश 10-18 द्वारा शासित होती है। प्रश्न पूछने के लिए एक सांसद को पहले निचले सदन के महासचिव को संबोधित करते हुए एक नोटिस देना होता है, जिसमें प्रश्न पूछने के अपने उद्देश्य की जानकारी देनी होती है। सांसद एक दिन में प्रश्न की अधिकतम 5 सूचनाएं मौखिक और लिखित दोनों जमा कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक नोटिस पर उसी सत्र के अगले दिन के लिए विचार किया जाता है, इसलिए कथन एक सही था। आइए दूसरा कथन को के बारे में देखते हैं। कर आमतौर पर किसी प्रश्न के लिए नोटिस अवधि 15 दिन से कम नहीं होती है। कर हालांकि अल्प सूचना प्रश्न के लिए 10 दिन से कम का नोटिस न्यूनतम अवधि के रूप में निर्धारित होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री बादल मुख्य रूप से सल्फेट्स और समुद्री लवणीय क्रिस्टल से बनते हैं। दूसरा है कि स्वच्छ समुद्री हवा में समुद्री बादलों में उच्च प्रकाश प्रतिबिंब के साथ बड़ी बूंदें बनती है। और फिर है समुद्री, यहाँ भी छूट गया ना, समुद्री क्लाउड ब्राइटनिंग की प्रक्रिया प्रवाल विरंजन घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता कम हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कितने कथन सही है, तो सिर्फ 2, ऑप्शन बी होगा। गलती क्या है, स्वच्छ समुद्री हवा में समुद्री बादलों में उच्च प्रकाश प्रतिबिंब के साथ छोटी बूंदें बनती है, यही होना चाहिए, या फिर निम्न प्रकाश कुछ यही होगा। तो देख लेते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग की प्रक्रिया स्वच्छ समुद्री वायु में बादल मुख्य रूप से सल्फेट्स और समुद्री लवणीय क्रिस्टल से बनते हैं, जो अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं, जिससे न्यून प्रकाश परावर्तन वाली बड़े
बड़ी बूंदें बनती है, सॉरी हाँ, न्यून प्रकाश वाले, उच्च प्रकाश वाले नहीं, लेकिन बूंदें जो है बड़ी ही बनती है। अतः कथन एक सही है, लेकिन कथन दो सही नहीं है। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग की प्रक्रिया के लिए समुद्री बादल परिवर्तनशीलता में वृद्धि की आवश्यकता होती है, जिससे बादल सफ़ेद और चमकीले हो जाते हैं। इसमें समुद्री जल की बारीक बूंदों को वायुमंडल में छोड़ने के लिए वाटर कैनन या विशेष जहाज़ों का उपयोग करना शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। बूंदों के वाष्पित होने के बाद लवणीय कणों का अपक्षेप बच जाता है, जो बादल संघनन नाभिक के रूप में कार्य करते हैं तथा घने चमकीले बादलों का निर्माण करते हैं। संभावित लाभ इसका क्या हो सकता है, तो एमसीवी में लक्षित क्षेत्रों में समुद्र की सतह के तापमान को कम करने की क्षमता होती है, जिससे क्या होगा, प्रवाल विरंजन घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता कम हो सकती है। प्रवाल विरंजन क्या होता है, प्रवाल को जब ताप बढ़ता है तो उससे नुकसान जो पहुंचता है वही है। अतः कथन 3 सही है। इसमें जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी प्रवाल के लिए एक जीवन रेखा प्रदान कर सकती है, जिससे उनके अस्तित्व और पुनर्प्राप्ति को सक्षम किया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा है चौथा आज का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे एक के अलावा है LLM जनरेटिव AI मॉडल एक विशिष्ट वर्ग है, जिसमें मानव की तरह टेक्स्ट को समझने और टेक्स्ट को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये मॉडल गहन शिक्षण तकनीकों, विशेष रूप से तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके बनाए गए हैं। तीसरा है, वे संकेत या इनपुट दिए जाने पर सुसंगत और संदर्भ के आधार पर प्रासंगिक टेक्स्ट सृजित कर सकते हैं। तो कितने कथन सही है, तो ऑप्शन सी होगा, सभी कथन सही है लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLMS जनरेटिव AI मॉडल का एक विशिष्ट वर्ग है, जिन्हें मानव की तरह टेक्स्ट की समझ और उसके सृजन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अतः कथन एक सही है। दूसरा है कि ये मॉडल गहन शिक्षण तकनीकों, विशेष रूप से न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके बनाए गए हैं। अतः कथन 2 सही है। वे संकेत या इनपुट प्रदान किए जाने पर सुसंगत और सान्दर्भिक रूप से प्रासंगिक टेक्स्ट प्रदान कर सकते हैं। अतः कथन 3 भी सही है। LLMS के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक ओपन AI का GPT यानी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। आइए देखते हैं तो जनरेटिव AI क्या होता है। तो जनरेटिव AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा है। यह उन प्रणालियों को विकसित करने के लिए समर्पित है जो मानव द्वारा उत्पादित सामग्री के समान गुणों वाली सामग्री का उत्पादन करते हैं। ये प्रणालियाँ मौजूदा डेटा के पैटर्न का उपयोग कर नई रचनात्मक सामग्री उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सामग्री टेक्स्ट, चित्र, संगीत अथवा अन्य मीडिया के रूप में हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लंबी अवधि की परिसंपत्तियों या निवेशों को प्राप्त करने, सुधारने या विस्तारित करने से संबंधित व्यय, जिनसे एक वित्तीय वर्ष से अधिक के लिए लाभ होने की उम्मीद है। सबसे पहले ध्यान देना है कि कितने कथन सही नहीं हैं और है पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। लंबी अवधि की परिसंपत्तियों या निवेशों को प्राप्त करने, सुधारने या विस्तारित करने से संबंधित व्यय, जिनसे एक वित्तीय वर्ष से अधिक के लिए लाभ होने की उम्मीद है। वो इसमें क्या है, इसमें नई मशीनरी प्राप्त करना, नियमित मशीनरी रख रखाव, कर्मचारी वेतन, विज्ञापन लागत, उपयोगिता बिल शामिल है तो नहीं। ये वाला ये जो होगा, और दूसरा ये राजस्व व्यय में शामिल होता है, ना कि पूंजीगत व्यय में। ठीक है। तीसरा है कि यह मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन है, जिससे कर प्रभाव में देरी होती है और प्रायः खरीद के वर्ष में कर योग्य आय कम हो जाती है। तो कितने कथन सही नहीं है, तो केवल एक ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पूंजीगत और राजस्व व्यय के बीच अंतर क्या है, ये देखते हैं। तो व्यय की प्रकृति, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय। तो व्यय की प्रकृति यहाँ है कि दीर्घकालिक परिसंपत्तियों और निवेशों को प्राप्त करने, सुधारने या विस्तारित करने से संबंधित व्यय, जिनसे एक वित्तीय वर्ष से अधिक के लिए लाभ मिलने की उम्मीद है, तो ये आता है पूंजीगत व्यय में। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं।
तो राजस्व व्यय में क्या है, मौजूदा परिसंपत्तियों या सेवाओं के रख रखाव और समर्थन के लिए किए गए दैनिक परिचालन व्यय। और है एक पॉइंट तो पहला ये था, ये सही हो गया, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। लेखांकन व्यवहार, तो ये पूंजीगत व्यय वाला था पहला कॉलम, ठीक है, और दूसरा था राजस्व व्यय। तो लेखांकन व्यवहार क्या होता है, बैलेंस शीट पर पंजीकृत इसको पढ़ेंगे, पूंजीकृत ही ठीक है। बैलेंस शीट पर पूंजीकृत करने के उपरांत समय से परिशोधन या मूल्यह्रास के माध्यम से मान्यता प्राप्त। दूसरा है कि आय वितरण पर वर्ष में किए गए व्यय के रूप में पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। फिर कर व्यवहार क्या है, मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन, जिससे कर प्रभाव में देरी होती है और प्रायः खरीद के वर्ष में कर योग्य आय कम हो जाती है। ये हो गया पूंजीगत व्यय में। और राजस्व व्यय में क्या है, कर योग्य आय से तुरंत कटौती योग्य कर दायित्व में तत्काल कमी प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन 36 नंबर। करा निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा, पंजाब, यहाँ पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। और तीसरा है, तीसरा नहीं, चौथा है उत्तर प्रदेश। करा उपयुक्त में से कितने राज्य हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ध्यान देना है, ये शामिल किए जाने वाले राज्य होगा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ठीक है। पंजाब और उत्तर प्रदेश इसमें नहीं आएगा, तो केवल 2 आंसर बी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम कार्यक्रम की सहायता से लेह क्षेत्र के किसान अब धारणीय और जलवायु लचीली कृषि करने में सक्षम है। करा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम कार्यक्रम के तहत शामिल राज्य जो है 11 राज्य इसमें शामिल है। यहाँ पे ये टर्म को ध्यान में रखना है, इसमें कितने राज्य शामिल हैं, तो 11 राज्य शामिल हैं। वो कौन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। करा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, अतः विकल्प बी सही है। अरे हाँ ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। करा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसे वायु यानी कि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए हैं। दूसरा है CPCB मतलब वही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास एक स्वचालित निगरानी स्टेशन है जहां रेसिप्रेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर RSPM, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। ठीक है, तीसरा है कि तीसरा क्या है, इसका अधिदेश भारत के भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं सतत विकास और प्रबंधन, प्रौद्योगिकियों का विकास तथा प्रसार, राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी और कार्यान्वयन करना है। तो देखना है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ भूजल से संबंधित बात है तो ये इसमें नहीं आएगा, इसका जल से संबंधित जो बोर्ड है वो करता है। तो तीसरा कथन तो यहाँ पे गलती होना चाहिए, तो केवल 2 ही, अच्छा उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं, तो इसमें हो जाएगा केवल ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में क्या है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम यानी यहाँ पे प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए हैं, अतः कथन एक सही है। करा CPCB के पास एक स्वचालित निगरानी स्टेशन है जहाँ रेसिप्रेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है, अतः कथन 2 सही है।
केंद्रीय भूजल बोर्ड का कार्य भारत के भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं सतत विकास और प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रसार करना है। अब देखिए यहाँ पे केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है भूजल संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत विकास करेगा, प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रसार करेगा, राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी करेगा तथा कार्यान्वयन भी करेगा। तथा कथन 3 सही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। करा गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग गगनयान मिशन में लॉन्च व्हीकल के रूप में किया जाएगा। दूसरा है कि गगनयान मिशन का केंद्रीय क्षेत्र ऑर्बिटल मॉड्यूल जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा में क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल में शामिल होंगे। तीसरा है क्रू मॉड्यूल में क्रू के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वातावरण होगा। तो गगनयान मिशन से संबंधित ये तीनों कथन जो है सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 GSLV MK3, जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग गगनयान मिशन में लॉन्च व्हीकल के रूप में किया जाएगा। अतः कथन 1 सही है। कह रहा है गगनयान मिशन का सेंट्रल हब ऑर्बिटल मॉड्यूल जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा में क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल शामिल होंगे। अतः कथन 2 भी सही है। कह रहा है क्रू मॉड्यूल में क्रू के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वातावरण होगा। अतः कथन 3 भी सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर भारतीय हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर भारतीय हिमालय क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों तक विस्तृत है। भारतीय हिमालय क्षेत्र समस्त त्रिपुरा तक विस्तृत है। अच्छा, तो एक आपका ये स्लाइड में इधर आ गया है। फिर से भारतीय हिमालय क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों तक विस्तृत है। कर भारतीय हिमालय क्षेत्र समस्त त्रिपुरा तक विस्तृत है। तीसरा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पहाड़ी शहरों को प्रति व्यक्ति लगभग 150 लीटर जल आपूर्ति होती है। कितने सही नहीं है, हमको लगता है इसमें सब सही, ऑप्शन डी गलत होना, यानी सब सही है, इसलिए सही नहीं है का के लिए एक भी ऑप्शन नहीं है, डी में है इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन डी ही होना चाहिए। ठीक है, तो डी ही है। तो कह रहा है भारतीय हिमालय क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों के संसदीय प्रदेशों तक विस्तृत है। तो कथन 1 सही है। कह रहा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए एक विश्लेषण में हिमालय राज्यों में स्वच्छता प्रणालियों की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कह रहा भारतीय हिमालय क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें आता है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, में 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है। अतः कथन 2 भी सही है। आगे और देख लेते हैं। कह रहा है IHR को व्यापक निर्वनीकरण का सामना करना पड़ता है जो संवेदनशील पारिस्थितिक संतुलन को बाधित करता है। कर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पहाड़ी शहर को प्रति व्यक्ति लगभग 150 लीटर जल की आपूर्ति होती है। अतः कथन 3 सही है। कर चिंताजनक बात यह है कि इस जल आपूर्ति का 65 से 70% अपशिष्ट जल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का और लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ है पहला, हरिजन सेवक संघ वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक संगठन है। दूसरा है यहाँ महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया। तीसरा है मार्च 1927 में महात्मा गांधी ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो यहाँ पे कितने कथन सही ढूंढना है और महात्मा गांधी के संदर्भ में ढूंढना है। तो पहला तो सही है बट दूसरा नहीं सही है। दूसरा है कि बहिष्कृत भारत शुरू किया था अम्बेडकर ने, और मार्च 1927 में अम्बेडकर ने ही महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये दोनों अम्बेडकर से संबंधित है और पहला ही गांधी से है और ये दोनों अम्बेडकर से संबंधित है। तो कितने कथन सही है, तो केवल एक हो जाएगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं।
करे हरिजन सेवक संघ वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक संगठन है। कथन एक सही है। करे B.R. अम्बेडकर ने दलित वर्गों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया। तो ये गांधी जी से संबंधित नहीं था, इसलिए गलत हो गया। करे मार्च 1927 में B.R. अम्बेडकर ने ही महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इसीलिए तीसरा भी गलत हो गया। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिए, तो कल भी मिलते हैं इसी प्रकार के क्यूज के साथ। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है।